हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ एंड फंगल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से डिजीज़ होंगे, वो कैसे फैलते हैं एंड उनके रोकथाम के क्या क्या उपाय होंगे। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, और इस वीडियो के माध्यम से बीच बीच में हम इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते रहेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में हमें याद करने में चीज़ें आसानी हो। तो मित्रों, सबसे पहला जो शुरुआत होगा हमारा वो होगा बैक्टीरियल डिजीज़ से। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का जो निमोनिक्स होगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा, कोड होगा, वो होगा 2 गोल्ड्स पोटैटो चिप्स। मित्रों, इसमें हम ये देखेंगे कि जो बोल्ड वाला लेटर है वो एक किसी न किसी बीमारी को, बैक्टीरियल डिजीज को प्रदर्शित करता है। तो 2 गोल्ड्स पोटैटो चिप्स, 2 गोल्ड्स में हम देखना चाहेंगे कि जो टी है, टी फॉर टिटनेस, टिटनेस है। डब्ल्यू है, डब्ल्यू फॉर वूपिंग कॉफ। जी फॉर गोनेरिया। एल फॉर लेप्रोसी। फिर आगे पोटैटो में 3 बीमारियां हैं। पोटैटो को क्या दर्शाता है? पी फॉर प्लेग, टी फॉर टाइफाइड एंड टी फॉर ट्यूबरोकुलोसिस, सी फॉर कॉलरा, एस फॉर सिफिलिस। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, जो कि कुछ मुख्य रूप से या मेन रूप से बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि इसके अलावा और कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होते हैं। मुख्यतः जो एग्ज़ाम में आए जाते हैं या जिसमें पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है, ये मोटी मोटा करीब 8 से 9 जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इस न्यूमेनिक के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि ये जितनी भी बीमारी हैं, टिटनस है, डेंगू है, प्लेग है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये किस तरीके से फैल रहा है, इसके वाहक का क्या नाम है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। तो चलिए हम देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जो टिटनेस है, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, और इसके जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होगा कि मसल्स में, नेक में पेन होगा। ये पेन जो एरिया होता है ये मुख्य रूप से हमारे मसल्स में होता है, ग्रंथियों में होता है या गर्दन के आसपास होगा। टिटनेस का अक्सर हम ऐसा सुनते हैं बचपन में कि कहीं भी आपको चोट लग जाए, और बेसिकली अगर आयरन से चोट लग जाए, लोहे से, किसी ऐसे लोहे से जो जंग खाया हुआ लोहा हो, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, जिससे कि किसी संक्रमण के आप शिकार ना हो जाएं। तो अगला जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ होगा वो होगा वूपिंग कफ। वूपिंग कफ मित्रों बोर्डेडेला पैट्यूसिस नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा पाया जाता है, और इसके जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे कंजेशन होगा, गले में कंजेशन होगा, और जब हम खांसी करते हैं या हमें जब खांसी आती है तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का साउंड आता है, जिसे ही हम वूपिंग साउंड बोलते हैं। और इसके जो अन्य मुख्य रूप से सिम्टम्स होंगे वो होंगे नाक से पानी आना, स्नीजिंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो वूपिंग कफ का जो मोटी मोटा जो सिम्टम होगा वो कोल्ड से मिलता जुलता है। फिर जो हमारा अगला जो डिजीज़ है वो होगा गोनेरिया। गोनेरिया मित्रों निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और गोनोरिया के जो प्रमुख रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे हमारे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, और यूरिनेशन के समय दर्द, पेनफुल एरिया इन यूरिनेशन। फिर जो अगला हमारा जो डिजीज़ है वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी मित्रों माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है, और लेप्रोसी के जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे छाले पड़ना। छाले मुंह में नहीं, छाले स्किन के छाले, जिसे हम स्किन सोर्स के नाम से जानते हैं या स्किन अल्सर के नाम से जाने हैं। फिर नर्व डैमेज हो जाता है। इस बीमारी में, लेप्रोसी में, नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये कॉन्टेजियस नहीं है। कॉन्टेजियस ना होने का मतलब ये है, ये छुआछूत से फैलेगा नहीं। आप किसी को अगर ये बीमारी हुआ है तो आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं। आप उसके द्वारा दिए हुए खाने को आप खा सकते हैं। तो कॉन्टेजियस नहीं है। फिर जो अगला हमारा बीमारी होगा वो होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मित्रों
कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक के एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, या इसका एक वाहक है। और डिप्थीरिया का जो मुख्य रूप से सिम्टम होगा वो होगा सोर थ्रोट, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड, और मुंह के पास जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो मुख्य रूप से सूज जाता है। फिर जो अगला हमारा बीमारी है वो है प्लेग। प्लेग मित्रों येर्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और प्लेग का जो मुख्य रूप से सिम्टम होता है वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हाथ के या पैर के जो उंगली होते हैं या उंगली के आसपास का जो एरिया है वो काला पड़ जाता है। और उसी के समय जो इसकी शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है चिलिंग से, एक्सट्रीम फेवर होता है या एक्सट्रीम वीकनेस हो जाता है। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे प्लेग के होते हैं। फिर जो अगली बीमारी की तरफ हम बढ़ेंगे वो होगा टाइफाइड। मित्रों टाइफाइड जो है आज प्रेजेंट में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है। टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये बेसिकली फैलता क्यों है? ये जो कंटेजियस फूड्स होते हैं या बेसिकली फूड इन्फेक्शन के द्वारा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके द्वारा टाइफाइड हो रहा है। और इसका जो मुख्य वाहक है वो है सैल्मोनेला टाइफी। जो टाइफी है इसका मुख्य वाहक है या बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया के कारण जो होता है टाइफाइड रोग का जो है प्रवाह होता है। तो इसके जो मुख्य सिम्टम होंगे वो होंगे फेवर, हेडेक, सर दर्द, और पेट में जो होता है बहुत तेज़ी से दर्द होता है। ये मोटी मोटा जो है टाइफाइड के सिम्टम्स होंगे। अगला जो हमारा डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी के नाम से जानते हैं। आमतौर के बोलचाल में हम इसे टीबी के नाम से जानते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया होगा या जो वाहक होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी है। और इसके बैक्टीरिया के बारे में पूछे जाने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। हर एक एग्ज़ाम में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, वूफिंग कफ हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीज़ेज हैं। और बेसिकली इनके बैक्टीरिया के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मित्रों ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली लंग में इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन होने की वजह से शरीर का जो वेट घटना, फिर लगातार खांसी आना, और वो ऐसा खांसी आता है कि जल्दी कम नहीं होता है, और भी अन्य सारे फैटिक, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो है ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ी हुई हैं। फिर जो अगला हमारा डिजीज़ है वो है कॉलेरा। मित्रों कॉलेरा जो है वो वाइब्रियो कॉलेरा नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। और इसके जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे डायरिया, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग एंड प्यास, जिसे हम थर्स्ट बोलते हैं। इस बीमारी में हमें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगा। क्यों प्यास लगेगा? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होता है, वोमिटिंग होगा, लगातार डायरिया होगा, तो सीधी सी बात है शरीर में पानी की कमी के कारण हमें प्यास ज़्यादा लगेगा। फिर जो अगला बीमारी है मित्र वो है सिफिलिस। और सिफिलिस जो है ट्रेपोनेना पैलिडम नामक के एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और सिफिलिस के जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे अल्सर। अल्सर कहाँ पर होंगे? वो जो जेनिटल ऑर्गन है वहाँ पर अल्सर होंगे। कहीं कहीं ये स्किन पर भी अल्सर हो जाता है, माउथ में अल्सर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सोर होता है या अल्सर होता है ये सिफिलिस बीमारी के कारण होता है। तो मित्रों यहाँ पर हम जितने भी बीमारी होते हैं, मुख्य रूप से जो बीमारी होती हैं बैक्टीरिया के द्वारा जो फैलते हैं उन्हें हम देख चुके हैं। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ ऐसी बीमारी के बारे में देखेंगे जो वायरस से फैलते हैं। मित्रों वायरस के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें। वायरस कभी भी अकेले जो है वो नहीं रह सकता है। अकेले नहीं रह सकता, इसका क्या मतलब होगा? उसको ज़िंदा होने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो होस्ट कौन होगा? होस्ट कोई भी हो सकता है। होस्ट एक इंसान हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, एक परजीवी भी हो सकता है। परजीवी जैसे फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है। इन इन चीज़ों के अंदर या कोई ऐसा जीवित जीव होगा जिसके अंदर वो उसको होस्ट बना लेगा और वहाँ पर वो उसके अंदर जाएगा और वहाँ पर रेप्लिकेट होगा। तो उस तरीके से अपनी बीमारी का जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार करता है। मित्रों वायरल डिजीज़ के जो निमोनिक्स होंगे वो होंगे वायरस में क्रिएट रेड स्कैम। इसमें जो एम है, सी है, और रेड स्कैम वाला जो पार्ट है वो हमारे
वायरल इन्फेक्शन को डिनोट करता है। वायरल इन्फेक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कुछ एक आम तरीके होते हैं, जैसे कि कफ से, स्नीजिंग से, या बॉडी अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जो हमारा कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और वो कोई सरफेस टच किया है, तो अगर आप सरफेस टच भी कर लेते हैं तब भी आपको वो बीमारी हो सकती है। जैसा कि हम कोरोना में देखे थे, कोविड-19 में देखे थे कि टच करने से ही, कोई सरफेस टच करने से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जो तीसरा सबसे मुख्य तरीका होता है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मित्रों, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जो वायरल बीमारियां होती हैं, जो ऐसी बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं, जैसे एड्स हो गया, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, ब्लड से फैलती हैं, बाइट से फैलती हैं। बाइट्स मतलब अगर आप किसी को अपने दांत से काट लेते हैं या दांत से टच कर लेते हैं, तो आपका जो सलाइवा होता है वो उसके ब्लड के अंदर जाता है और उस हिसाब से वायरल इन्फेक्शन होता है। फिर हम अब देखेंगे कि जो न्यूमेनिक्स के माध्यम से जितनी भी बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, उनको हम देखेंगे। तो एम से जो है वो हो जाएगा मम्स, सी से कॉमन कोल्ड, आर से रेबीज़, ई से इंसेफेलाइटिस, डी से डेंगू फीवर, एस से स्मॉल पॉक्स, सी फॉर चिकन पॉक्स, एन ए फॉर एड्स। एड्स को मित्रों हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कहीं कहीं पर कि एड्स का जो है फुल फॉर्म बताइए। और एड्स जो है वो HIV नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे एम एम से जो बीमारी था वो था मीसल्स। अब आगे देखेंगे कि इसके कौन कौन से वाहक हैं, कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जिसके द्वारा मम्स, कॉमन कोल्ड एंड रेबीज़ इत्यादि आदि होते हैं। तो मित्रों, मम्स जो बीमारी है वो मम्स वायरस से फैलता है। और मम्स के अगर कुछ बेसिक सिम्टम्स देखें हम, तो वो होगा सेलेवरी ग्लैंड का सूजना। सेलेवरी ग्लैंड मित्रों वो ग्लैंड होता है जिससे सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, वो लार ग्रंथियाँ उसे हम बोलते हैं, जिससे हमारे मुंह में डेली जो है लार उत्पन्न होता है और उससे हमें खाना पचाने में काफ़ी मदद मिलता है। अगला जो हमारा बीमारी होगा वो होगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम आम तौर के या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सर्दी जुकाम कहते हैं, वो होता है राइनो वायरस से। और भी कुछ अलग वायरस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वायरस होता है वो है राइनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड का मुख्य रूप से सिम्टम हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम आम तौर पर उससे ग्रसित रहते हैं। कॉमन कोल्ड जैसे स्नीजिंग हो गया, रनी नोज़ हो गया, हेडेक हो गया। कभी कभी इन चीज़ों के बाद हमें फीवर का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर जो अगला बीमारी होगा हमारा वो होगा रेबीज़। रेबीज़ जो है एक रेबीज़ वायरस के फैलने से होता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर कोई कुत्ता है या पागल कुत्ता है जिसको इंजेक्शन अगर टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो उसके काटने से हमें एक ऐसी बीमारी होगी और उस बीमारी का नाम होगा रेबीज़। तो मित्रों, रेबीज़ का जो मुख्य रूप से सिम्टम होता है वो होता है एंजाइटी और मेंटल वीकनेस, कन्फ्यूजनेस। और इस बीमारी में हम अक्सर देखते हैं कि सलाइवा जो होता है मुंह से वो कुछ ज़्यादा ही निकलने लगता है, लार जो है बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और हमेशा हम परेशान रहते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग उस समय काम करना बंद कर देता है रेबीज़ बीमारी में। फिर अगला जो एक प्रमुख बीमारी है उसको हम इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये कई सारे वायरस के द्वारा ये फैल सकता है, जैसे हर्पीस हो गया, सिम्प्लेक्स हो गया, वेस्ट नाइल हो गया, और इत्यादि। इसके अलावा भी कई सारे वायरस हैं। इंसेफेलाइटिस मित्रों कुछ एक समय पहले की बात है, करीब आज से 5 या 7 साल पहले ये इंसेफेलाइटिस काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पाया जाता था। और आज इसकी जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंसेफेलाइटिस के मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या क्या होंगे। मित्रों, इसमें जो होगा हम जैसे रेबीज़ में देखे थे, इसमें होगा यहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है या सेंसरी जो पावर है वो पूरी तरीके से या पार्शली जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सट्रीम फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा बुखार या बहुत तेज़ी वाला बुखार,
तो अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि जैसे इंसेफेलाइटिस हो गया है वो पागल हो जाता है। वो पागल नहीं होता है, बेसिकली उसके जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं या नर्व सेल होते हैं वो हल्के फुल्के डैमेज हो जाते हैं इस बीमारी के कारण। फिर जो अगला हमारा बीमारी होगा वो होगा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर मित्रों अपने आप में एक बहुत घातक बीमारी है, घातक बुखार है जो हमें डेंगू वायरस से होता है। और डेंगू वायरस का जो वाहक है मित्रों वो है एडीज एजिप्टी मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का जो नाम होगा वो होगा एडीज एजिप्टी। और डेंगू जो है हमेशा साफ़ पानी में, जो अगर कोई ऐसा साफ़ पानी है किसी ऐसे स्थान पर कई दिन से स्टे करा हुआ है या रुका हुआ है तो उसमें मलेरिया एडीज एजिप्टी जो होते हैं उनमें पाए जाने की ज़्यादा संभावना होती है। और इसके जो मुख्य रूप से सिम्टम होंगे वो होंगे हाई फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, जॉइंट पेन, मसल्स पेन और प्लेटलेट की कमी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटलेट जब ज़्यादा कम हो जाता है तो वहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग का सामना हमें करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लेटलेट होता है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में काफ़ी मदद साबित करता है। और जब प्लेटलेट हमारे शरीर में कम होगा तो उस समय कहीं से भी अचानक की स्किन के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर जो अगला बीमारी होगा वो हमारा होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मित्रों वेरियोला वायरस नाम के वाहक से ये फैलता है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है किस वायरस से फैल रहा है। और चिकन पॉक्स जो है वो है वर्सेला, वर्सेला जोस्टर। और स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, फिर भी हम याद रखने का अगर कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। मित्रों स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों का जो सिम्टम होगा मोटी मोटा सेम होता है, बशर्ते एक अंतर होता है कि चिकन पॉक्स का जो अल्सर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। फिर जो अगला बीमारी हमारा होगा वो होगा एड्स, जिसे हम जिसका जो वाहक होगा वो होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम एचआईवी के नाम से जानते हैं। मित्रों एचआईवी या एड्स का जो मुख्य रूप से सिम्टम होगा वो होगा हमारे इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना। इम्यूनिटी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती है, शरीर टूट जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार, वोमिटिंग, नौसिया, फेटिग, आम प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं। और उसके जकड़ने का सबसे बड़ा मुख्य जो कारण होता है वो होता है इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। इम्यूनिटी अगर किसी इंसान की कमज़ोर है तो उसको किसी भी बीमारी का जो सामना करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। फिर जो अगला बीमारी हमारा आएगा वो होगा मिसल्स। मित्रों मिसल जो है मिसल्स वायरस के द्वारा फैलता है। और ये बीमारी हम अक्सर देखेंगे कि ये चिल्ड्रन में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। फिर भी एक मुख्य रूप से इसमें देखने वाली बात यह है कि शुरुआती दौर पर वायरस से जब कोई बच्चा या कोई आम इंसान इफ़ेक्ट होता है तो 2 से 4 दिन के बाद मेसल्स वायरस का जो इफ़ेक्ट आता है वो देखने को मिलता है हमें। फिर आगे हम चलेंगे अगले अपने बीमारी के तरफ या अगले डिजीज़ के तरफ। कुछ ऐसे डिजीज़ जो फंगस के द्वारा होते हैं। मित्रों इसका जो निमोनिक्स होगा वो होगा फंगस की बारिश। फंगस की बारिश तो इसमें हम देखेंगे कि जो बी फॉर है उसमें बाल्डनेस है, ए फॉर एज़मा है जिसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं लोकल भाषा में। फिर जो अगला बीमारी होगा वो होगा एथलीट्स फुट। फिर जो हम अगला बीमारी देखेंगे वो होगा रिंगवर्म। और अगला जो होगा वो होगा स्केबीज। मित्रों ये सारी जो बीमारियां हैं ये फंगस से होती हैं। किसी न किसी प्रकार से ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे स्किन को या हमारे बाहरी आवरण को या हमारे आकर्षण को बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सारी बीमारियों से बाल्डनेस, जिसे हम ऐसा बोलते हैं कि सर गंजा हो जाना, असमय बाल झड़ने लगता है इसमें, और हमारा जो बाहरी आकर्षण है वो सही नहीं दिखता है। एज़मा, एज़मा जो ऐसी बीमारी है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। एज़मा में मित्रों फंगस होता है और फंगस के इन्फेक्शन के कारण जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में एक जालनुमा आकृति बन जाती है, एक नेट बन जाता है। और उस नेट के बनने से हमें सांस लेने में दिक्कत होता है या बाहर जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग एज़मा नाम से जानते हैं। फिर जो अगला बीमारी है वो है एथलीट्स फुट्स, रिंगवर्म एंड स्केबीज। मित्रों इन तीनों बीमारियों का जो मोटी मोटा सिम्टम है ये एक है।
रिंगवॉर्म थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रिंगवॉर्म में ऐसा होता है कि रिंगवॉर्म बेसिकली देखा जाए तो एक गोल गोल की आकृति वाला एक ऐसा स्किन का बीमारी है जिससे दाग धब्बे इत्यादि होते हैं। और इसमें ईचिंग का प्रॉब्लम होता है। इन तीनों बीमारियों में अगर कॉमन चीज़ हम देखें एथलीट स्पोर्ट्स, रिंगवॉर्म एंड स्केबीज में, तो ईचिंग की समस्या इसमें काफ़ी होती है। फिर अगला जो हमारा टेबल है उसमें हम ये देखेंगे कि इनका जो वाहक है या कौन से फंगस के द्वारा ये होते हैं। तो ये टेबल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इनका हम नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं या चीज़ें इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये अभी तक एग्जामिनेशन में इसके वाहक के रूप में नहीं पूछा जाता है। बस आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो फंगस के द्वारा फैल रही हैं, तो इससे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर जो अगला बीमारी होगा वो होगा डिजीज़ कॉजेज बाय प्रोटोजोआ। तो इसका मित्रों निमोनिक क्या होगा, वो होगा मास्क इज पेनफुल। तो इसमें जो मास्क का पूरा जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले बीमारियों को दर्शाते हैं। तो एम फॉर हम देखेंगे कि मलेरिया हो जाएगा, ए फॉर एमोविक डिसेंट्री जिसे हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। फिर एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस, के फॉर काला आजार, पी फॉर पायोरिया। अब आगे इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखते हैं। मित्रों, मलेरिया जो है एक मच्छर के काटने से फैलता है और उसका जो वाहक होगा, जो उसका प्रोटोजोआ होगा, आखिर मच्छर को कोई न कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तभी ये फैल रहा है। तो वो किस प्रोटोजोआ या किस इन्फेक्शन के थ्रू होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जिसे हम प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम जो है ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट का एक पार्ट होता है या एक इसका हिस्सा है। तो इसी के द्वारा जो इन्फेक्टेड मच्छर होता है, जिसे जो मादा एनीफिलीज होती है, जो फीमेल कैटेगरी की मच्छर होती है, वो एनीफिलीज जिसका नाम है, उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। और मलेरिया होने की वजह से जो मुख्य रूप से सिम्टम्स होंगे वो होंगे फीवर, फैटीग, नाइट स्वीटनेस। अक्सर रात में जब हम सोते हैं तो हमें काफ़ी पसीना आता है और जो ब्रीदिंग हार्ट रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है मलेरिया के होने की वजह से। फिर जो दूसरा बीमारी है वो है अमोइबिक डिसेंट्री। मित्रों, डिसेंट्री जैसा कि हम आम तौर के बोल भाषा में जानते हैं कि उसे हम डायरिया बोलते हैं। अब अमोबिक डिसेंट्री में क्या मुख्य रूप से देखने वाली चीज़ें होती हैं कि इसमें जो डायरिया होता है वो ब्लडी डायरिया होता है। डायरिया के साथ साथ या हमारे स्टूल के साथ साथ जो पतला स्टूल होता है उससे खून आता है, एब्डोमिनल पेन होगा और वोमिटिंग वोमिटिंग आम बात है डिसेंट्री में। फिर जो अगला बीमारी है हमारा वो है स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस जो है इसका जो मुख्य रूप से वाहक होगा वो होगा ट्रिपानसोमा ब्रूसेई। ट्रिपानसोमा ब्रूसेई नाम का प्रोटोजोआ है, उससे हमें स्लीपिंग सिकनेस होगा। मित्रों, स्लीपिंग सिकनेस का एक अन्य जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द या एक टर्म होता है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें आदमी को काफ़ी ज़्यादा नींद आता है और ये अक्सर बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य एसएससी, रेलवे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंसोमेनिया से आप क्या समझते हैं या इंसोम्निया किस बीमारी से रिलेटेड है। तो मित्रों, स्लीपिंग सिकनेस में ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन सोते ही रहेंगे। उसका जो मुख्य रूप से सिम्टम होगा वो होगा कंसंट्रेशन ख़राब होना, जिसे हम पुअर कंसंट्रेशन बोलते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहना या ज़्यादा डिसीजन अच्छे से डिसीजन ना ले पाना, किसी सोच विचार में ज़्यादा पड़ जाना। और शुरुआती दौर पर हम अपने शरीर में दर्द को महसूस कर सकते हैं, बुखार को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो अगला बीमारी है वो है काला आज़ार, जिसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, काला बुखार। तो इसका जो मुख्य रूप से जो प्रोटोजोआ है या जो वाहक है वो है लेशमानिया डोनोवानी। और ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रोटोजोआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण वाहक है जिसकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी। और इसका जो मुख्य रूप से सिम्टम होगा मित्रों वो होगा फीवर और बॉडी पेन, जॉइंट पेन और लीवर का सूजना, लिम्फ नोड का सूजना और रात में पसीने आना और स्किन का डार्क हो जाना। स्किन यहाँ पर काला पड़ जाता है, रात में पसीने आते हैं और काफ़ी तेज़ बुखार होता है।
फिर जो अगला बीमारी है मित्रों प्रोटोजोआ के द्वारा, वो होता है पायोरिया। पायोरिया के बारे में आप लोग अक्सर सुने होंगे, जो हमारे मुंह में हो जाता है या माउथ रिलेटेड डिजीजेज है, ये इन्फेक्शन के द्वारा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब दांतों का या मुंह का अच्छे से हम लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो पायरिया हो जाता है। मित्रों पायरिया का जो मुख्य रूप से सिम्टम होगा वो होगा जो मसूड़े होते हैं उनका सूज जाना, उनका लाल हो जाना, और बदबूदार सांसें आना, और टूथ का जो है या दांत का जो है कमज़ोर होकर असमय गिर जाना, ये पायरिया के मुख्य रूप से सिम्टम होंगे। और पायरिया को अगर रोकना है या इसका इलाज करना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका होगा वो होगा विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग। मित्रों यहाँ पर हम आज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी मुख्य रूप से बीमारियां हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लिए हैं। एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कम बनती है, फिर भी हम अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं आप लोगों को समझाने का। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, खुद देखें, मित्रों को दिखाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।